फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एनीमिया के ऊपर। तो चलिए देखते हैं एनीमिया क्या होता है। तो जनरली एनीमिया हमारे शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाए, यानी जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी का कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाए तो यही स्थिति क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में पहुंचाना। और बिना ऑक्सीजन के कोई भी सेल हमारी जो है वो काम नहीं कर सकती। ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है सेल की वर्किंग के लिए। तो हीमोग्लोबिन का रोल होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, ऑक्सीजन को हर टिश्यू तक, हर सेल तक लेकर जाए। लेकिन जब एनीमिया की कंडीशन होती है तो क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी ब्लड में कम होता है, आरबीसी ही ब्लड में कम होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर हर सेल तक, हर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है। फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, जब ऑक्सीजन किसी सेल को, किसी टिश्यू को नहीं मिलेगा तो उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे फटीग, यानी थकान होगी, वीकनेस होगी, डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और बाकी सिम्टम्स भी आते हैं, है ना। यानी थकान रहेगी, कमजोरी लगेगी और सांस लेने में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। इसके अलावा सर में दर्द, स्किन जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, चेस्ट पेन होता है, हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ना, ये भी हीमोग्लोबिन के एनीमिया के लक्षण होते हैं। इंसोम्निया, नींद नहीं आना, लेग क्रैम्प्स, पैरों में झंझनाहट होना, ये सब एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं। अगर और एक बात और है कि जैसे ऑप्टिमम जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करता है अलग अलग फिजियोलॉजिकल नीड्स पे, जैसे कि अलग एज ग्रुप, अलग सेक्स, अलग एलिवेशन, रेजिडेंस, स्मोकिंग हैबिट्स, इन सब के अकॉर्डिंग, या प्रेगनेंसी स्टेटस जैसे होती है, इन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेटस में अलग अलग हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ एनीमिया की। तो एनीमिया होने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो होता है एनीमिया का वो होता है आयरन डेफिशिएंसी। अगर हमारी डाइट में आयरन हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या किसी वजह से भी मान लीजिए हम प्रॉपर ले रहे हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जब आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ही मोस्ट कॉमन है एनीमिया के लिए, और ऐसा देखा जाता है कि 50% जो एनीमिया है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेंस में देखा गया है। और 80% एनीमिया जो है वो 2 से 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है, यानी 2 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें 80% बच्चे जो हैं वो एनीमिक होते हैं। इसके अलावा एनीमिया का कारण हो सकता है विटामिन B12, जिसको कि हम लोग साइनोकोबैलामाइन कहते हैं, फोलेट, या फिर विटामिन A की डेफिशिएंसी होना। और एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का होना, जैसे कि मलेरिया है, हेलमेंथ इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, हीमोग्लोबिनोपैथिस है। तो इन सब की जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ब्लड में आरबीसी जो है वो कम होना स्टार्ट होती है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एनीमिया होने का। फिर देखिए इसमें जैसे और भी कुछ कारण हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, जब एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, मेंसेस अगर ज़्यादा, मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता ही है, बहुत ही मेजर कॉज है। कैंसर कॉजिंग एनीमिया, अगर किसी को कैंसर है तो अक्सर देखा जाता है कि उसको एनीमिया हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर कॉजिंग एनीमिया, कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर, जैसे किसी किसी के जेनेटिक मेकअप ही वैसा होता है कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी देखा गया है। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्प्लीन एंड एनीमिया, स्प्लीन का भी बहुत रोल होता है, आगे बात करेंगे इसकी। फिर देखिए, अभी तक हमने बात की है एनीमिया की, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया की। दोनों में क्या डिफरेंस है। एनीमिया में हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का या रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का लेवल कम होता है, नॉर्मल से कम होगा, ये क्या है, एनीमिया। अभी किसी भी वजह से हो सकता है, ये एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से भी होता है, ज़्यादा मेंसेस लॉस की वजह से भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत से कारण है कि हमारी जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है हमारी बॉडी आरबीसी का फॉर्मेशन ही ना कर रही हो, एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू जो है वो आरबीसी ही ना बना रहे हो। तो बहुत से रीज़न है, बहुत से कंडीशन है, तो कोई भी कंडीशन जब होगी तो वो होगा एनीमिया। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करेंगे
तो ये यहाँ पे क्लियर कट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो न्यूट्रिएंट हीमोग्लोबिन बनने के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको डाइट में हम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं। यानी हमारी फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं अपनी डाइट में ही उन न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया। देखिए अकॉर्डिंग टू WHO ने ये बात कही भी है कि अ कंडीशन इन विच hemoglobin content of blood is lower than normal as a result of deficiency of one or more essential nutrients especially iron, है ना। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और स्पेशली कौन किसकी डेफिशिएंसी देखी गई, आयरन की। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन होती है। फिर देखिए अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशनल एनीमिया के क्या कॉजेज़ हैं, ये न्यूट्रिशनल एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो क्या है कि या तो हम डाइट में क्या करें, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व ना करें जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़िम्मेदार है, या फिर क्या करें अगर हम खा भी रहे हैं और उनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है तो भी ये एक प्रॉब्लम है, ये न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो देखा जाता है, अगर हम अपनी डाइट में आयरन नहीं ले रहे हैं या हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने पायरोडॉक्सिन नहीं लिया है, विटामिन B6 भी हम अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं तो भी एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन B6 का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में जो हीम पोर्शन होता है उसके सिंथेसिस के लिए विटामिन B6 रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम अपनी डाइट में विटामिन C नहीं ले रहे हैं, विटामिन C का क्या काम होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो भी डाइट में हम आयरन लेंगे वो बिना विटामिन C के एब्जॉर्ब नहीं होता है प्रॉपर। फिर देखिए अगर हम विटामिन E की कमी कर रहे हैं तो भी डाइट में अगर विटामिन E कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल है उनकी स्टेबिलिटी जो अफेक्टेड होती है विटामिन E से। कॉपर जो होता है इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। कॉपर का सीधा सीधा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में तो रोल नहीं है, लेकिन कॉपर का काम होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। कहीं ना कहीं कॉपर जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है, इस वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर देखिए हम ये देखते हैं कि इंडिया में जनरली डिफरेंट एज ग्रुप में एनीमिया देखा जाता है। बहुत ही प्रोमिनेंट ये प्रॉब्लम है, बहुत ही ये देखा गया है कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हर एज ग्रुप में एनीमिया की कंडीशन देखी जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में किस तरीके की कौन कौन से कॉजेज़ हैं एनीमिया होने के। जैसे इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, यानी बर्थ के टाइम पे उसका वज़न कम है, या फिर प्री टर्म है यानी वक्त से पहले, टाइम से पहले अगर वो डिलीवर हो गया है, तो उस कंडीशन में आयरन का स्टोरेज प्रॉपर नहीं होता है तो उसमें एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मल्टीपल बर्थ है, एक साथ कई बच्चे अगर डिलीवर हो रहे हैं तो भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है और मदर जो है वो केवल वेजिटेरियन है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एनीमिया होने के। वेजिटेरियन है वो और साथ ही साथ अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रही है तो उस कंडीशन में बहुत हाई रिस्क होता है एनीमिया होने का। इन्फेंट जो कि मिल्क डाइट पर हैं और प्रॉपर वीनिंग फूड नहीं लेते हैं, आफ्टर 6 मंथ वीनिंग फूड स्टार्ट कर देनी होती है। अगर वीनिंग फूड नहीं स्टार्ट किया है और केवल किस पर है, मिल्क डाइट पर है, तो एनीमिया होने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि मिल्क में आयरन नहीं होता है। लेट वीनिंग स्टार्ट की 6 मंथ का टाइम बताया गया है, आफ्टर 6 मंथ आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को लेट वीनिंग कराई तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है। अगर आयरन फोलेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर तो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे इंटेराइटिस हो जाता है, कॉर्न डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में भी जो इन्फेंट्स हैं वो एनीमिया से सफ़र करने लगते हैं। चाइल्डहुड की बात करें तो डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर डाइट में ही डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की तो हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट कॉमन यहाँ पे एनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो है हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से होता है। जैसे कि कहते हैं पेट में कीड़े पड़ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बोल डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज़ है, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम है तो भी हो जाता है एनीमिया। अगर फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करें, ये बहुत होता है इंडिया में कि मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय का कॉन्सेप्ट जो है, तो कई बार देखा जाता है कि फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट करने की वजह से भी एनीमिया जो है वो उनमें ज़्यादा देखा जाता है।
इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया है, मे बी एसोसिएटेड विद कंसिडरेबल रिकॉग्नाइज ब्लड लॉस। क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें डायरिया बहुत फ्रिक्वेंटली होता है और जल्दी जल्दी होता है। तो और अगर इसको ये क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाए, यानी इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए, थोड़ा अवॉइड किया जाए, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांसेस बच्चों में हो जाते हैं। अडोलसेंस की एज में हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनमें मेनार्ड स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड लॉस होने लगता है, तो एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ग्रोथ स्प्रुट में अचानक से बॉडी ग्रो करने लगती है, अचानक से बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, और उस अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं है तो फिर एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी देखा जा रहा है, बॉय गर्ल का रोल यहाँ भी होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, और जबकि गर्ल्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू द मेनार्च। तो इस टाइम पे भी यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो एनीमिया से ज़्यादा सफ़र करती हैं। इंटेंसिव एक्सरसाइज अगर कर लिया है एथलीट की कंडीशन में, तो आयरन डिप्लेशन हो जाता है, लड़कियों में भी और बॉयज़ में भी होता है। अर्ली मैरिज अगर है विद प्रेगनेंसी, अगर कम एज में शादी हो गई है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो भी जो है एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, खुद माँ की अपनी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ना होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो फिटस है उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है, इस वजह से अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगी पैरिटी, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ गया है, बच्चे को भी फिटस को भी सप्लाई करना है न्यूट्रिएंट्स, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम नहीं बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। अगर हमने अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स वो सारे कंजम्पशन हम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सारे खा रहे हैं जिससे कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा, तो कभी भी हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन नहीं आएगी। और हीमोडाइल्यूशन होने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होना, और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। तो जो बच्चा है या जो फीटस है अभी, उसको ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं मिलेगी तो कई बार बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। लो मैटरनल एज है, अगर कम एज की लेडी है तो भी उसमें उसमें एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है। कुछ हमारे यहाँ कल्चरल बिलीव्स हैं, टैबूज़ हैं, इनअप्रोप्रिएट फूड प्रैक्टिसेस होती हैं कि प्रेगनेंसी में ये ना खाओ वो ना खाओ, और भी बहुत सी चीज़ें मना करते हैं कि ये खाने, जैसे कि मिल्क लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बनती है, और भी बहुत से उनके कॉन्सेप्ट है कि डार्क फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कि जो बच्चा है वो डार्क कलर का पैदा होता है, एक्सेट्रा, ये सब आप जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एनीमिया का। अगर इन्फेक्शन हो रहा है बार बार तो ये तो बहुत ही बड़ा कारण है एनीमिया का प्रेगनेंसी के केस में। तो ये सारे एनीमिया के कारण हैं प्रेगनेंसी के केस में। ओल्ड एज में अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है, बेसिकली फॉलिक एसिड की, अगर फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो भी एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। अक्सर देखा जाता है कि जो ओल्ड एज में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो बैक्टीरिया है हमारी गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, वो ओवरग्रो, यानी उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, विटामिन B12 के सिंथेसिस को हिंडर करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस फ्रॉम द मैलिग्नेंट डिजीज़ होता है। कई बार जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको अधिकतर हम देखते हैं कि पाचन, उनकी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो जिस वजह से एनीमिया होता है। कई बार वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कुछ दवाई ले रहे होते हैं, वो भी एंटागोनिस्ट की तरह रोल प्ले करती हैं। नॉन स्टेरॉयड एंड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर ले रहे हैं तो भी उससे भी एनीमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, उनको खुद ही लगता है कि वो बीमार है, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया की दिक्कत है। लोनीनेस की है, पुअर एब्जॉर्प्शन है, ये सारे कॉजेज ओल्ड एज में होते हैं। अडल्ट की कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक इन्फेस्टेशन, अगर किसी को बार बार ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी यानी कैंसर हो रहा है, या फिर अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, तो फिर एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कंडीशन होती है अडल्ट के केस में कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर विलाई पाई जाती है, जो कि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लेकिन अगर ये विलाई ब्लंट हो गई तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, स्पेशली आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे कि एनीमिया हो जाएगा।
अगर हाई अमाउंट में हम टैनिन और ऑक्सलेट ले रहे हैं, जैसे बहुत से लोग कॉफ़ी और चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो ये क्या है, टैनिन और ऑक्सलेट एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, जिस वजह से एनीमिया हो जाता है। टेपवर्म का इन्फेस्टेशन है, यानी कि अगर इस तरीके से पेट में कीड़े और इस तरीके की चीज़ें हैं तो भी दिक्कत होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारे गट में जो माइक्रोफ्लोरा है या फिर जो बैक्टीरिया, अगर उनकी ओवर ग्रोथ हो जाए, वो नंबर में ज़्यादा हो जाए, तो विटामिन B12 का जो सिंथेसिस है उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं। और हमें पता है कि विटामिन B12 जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखिए, रिस्क फैक्टर में डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, डाइटरी फैक्टर्स होते हैं और सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो डाइटरी फैक्टर में लो आयरन ले रहे हैं, हीम आयरन कम ले रहे हैं, लो विटामिन C ले रहे हैं, ये सब बता चुकी हूँ। अगर एक्सेस फाइटेट ले रहे हैं, एक्सेस टी या कॉफ़ी ले रहे हैं, फैट डाइट ले रहे हैं। सोशल या फिजिकल फैक्टर्स में क्या है कि पावर्टी है, अगर गरीबी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ही है, पुअर डिटेंशंस है, अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल कोई ले रहा है तो उसको भी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। GIT सर्जरी में होता है, कैंडलिंग बर्निंग होता है, डिप्रेशन है ना, तो इन सब कंडीशन में एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर में एल्डरली है, टीनेज, फीमेल, इमिग्रेंट है और एबॉरिजिन है और विडोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये कुछ डेमोग्राफिक और डाइटरी फैक्टर हैं जो कि एक साथ न्यूट्रिशनल एनीमिया को होने के कारण बन सकते हैं। एनीमिया के सिम्टम्स क्या है, हमेशा थकान रहती है, सर में दर्द है, और आप देखेंगे कि जो एनीमिक लोग हैं उनकी स्किन जो होती है वो पीली पड़ी हुई होती है। हार्ट बीट जो है इरेगुलर, अचानक से लगेगा कि हमें शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है, अचानक से कभी कभी वीकनेस भी, फेंट भी हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर भी पड़ते हैं। चेस्ट पेन होता है ऐसे लोगों को, हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, डिजीनेस होता है, लेग में झंझनाहट, जैसे पैरों में कुछ लोगों के झंझनाहट, बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, अकड़ जाते हैं पैर, ये सारी दिक्कतें होती हैं। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की अगर हम बात करें तो फेट एंड फटीग, ये लोग बहुत बार थके रहते हैं हमेशा, कई बार चक्कर खा के गिरते भी हैं। एंजाइना, हार्ट अटैक की भी कंडीशन होती है। स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, स्किन जो होती है वो येलो पड़ जाती है, मसल्स में हमेशा पेन होता रहता है, डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा पेट की गड़बड़ी से सफ़र करते रहते हैं। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन देखी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही बात बताई गई है कि सिंपल वही चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आँख के नीचे जो रेडनेस है वो जो होता है वो पीले कलर पे आने लगता है। ठीक है, बाकी तो वही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कोल्ड हैंड्स एंड फीट्स। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं और एनीमिया के कॉजेज़ क्या हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।